कौन कौन सा पार्ट है? तो एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए माइक्रो मतलब क्या होता है, अगर लिटरल सेंस में देखेंगे तो माइक्रो मतलब छोटा छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। अभी देखिए कितना मजा आएगा आपको। तो जब भी छोटे लेवल पे कुछ भी बात करेंगे ना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अभी हम आपको कुछ नहीं बताया, बस इतना मैंने आपको बताया कि जब भी छोटे लेवल पे बात होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और जब भी बड़े लेवल पे बात होगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपसे पूछा एम्प्लॉयमेंट, ये माइक्रो के अंदर आएगा कि मैक्रो के अंदर आएगा, मुझे बताइए। एम्प्लॉयमेंट माइक्रो के अंदर आएगा कि मैक्रो के अंदर आएगा, मुझे बताइए। ओके, सब कोई मैक्रो मैक्रो बता रहे हैं, जो माइक्रो बता रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दानिश, आप ये बताइए कि कभी आपने ये सुना है, किसी से कहते हुए कहीं पे देखा हो कि मेरे मोहल्ले का एम्प्लॉयमेंट ना बहुत कम है। जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट करती है तो स्टेट लेवल पे जनरेट होता है, नेशनल लेवल पे जनरेट होता है, कि आपके घर के अंदर वो जनरेट होता है, आपके मोहल्ला में वो चीज जनरेट होता है, आपकी सोसाइटी में नहीं होता है, वो बड़े लेवल पे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन्फ्लेशन किसके अंदर आएगा, तो कभी आपने बोला है कि मेरे मोहल्ला का महंगाई दर बहुत बढ़ा हुआ है, कि देश का महंगाई दर बढ़ता है, देश का प्राइस लेवल बढ़ता है, कि आपकी इर्द गिर्द प्राइस लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता है ना। एक साथ चीजें होती है। नेशनल इनकम, तो आपने कभी अपने मोहल्ला का नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है? नहीं किया है। ओके, प्राइस इन द लोकल मार्केट, जो प्राइस होता है लोकल मार्केट में, वो पूरे देश का प्राइस होता है कि वो सिर्फ आपके एरिया का प्राइस होता है? जैसे मैंने आपको बोला था कहीं पे वेजिटेबल मार्केट लगता है, फ्रूट्स मार्केट लगता है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो वो अपने क्या करते हैं, डिमांड कम रहता है तो वो क्या करते हैं, प्राइस को हटा देते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, उसी एरिया में आप देखेंगे कि सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इन सब में अगर प्राइस डिटर्मिनेशन का बात होगा तो ये सब किसके अंदर आएगा, माइक्रो के अंदर आएगा। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो वो सब किसके अंदर आता है, मैक्रो के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे मैं बोलूं जीडीपी, मैं बोलूं इंटरेस्ट रेट, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये सब किसके अंदर आएगा, तो ये सब आपका मैक्रो के अंदर आएगा। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी का जब स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट के साथ आप डील करते हैं तो आप उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल मार्केट, तो ये सब जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रो का पार्ट। और जब हम लार्ज या एग्रीगेट लेवल पे हम बात करते हैं, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सब जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रो, पहले माइक्रो देखते हैं। माइक्रो, मैंने बताया इंडिविजुअल मार्केट। इंडिविजुअल मार्केट का मतलब क्या है, स्मॉल मार्केट, स्मॉल मार्केट। ठीक है, स्मॉल मार्केट की बात हो रही है। ओके, आप बताइए आपके घर के आसपास कोई मार्केट लगता है, वेजिटेबल मार्केट लगता है, फ्रूट मार्केट लगता है, फ्रूट मार्केट लगता है, ठीक है, लगता होगा। आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं, जेएंडके में रहते हैं, तो वहां पे तो एप्पल भी होता होगा, बहुत सारी जगह पे एप्पल मिलता होगा। ठीक है, अब जैसे मुझे दिल्ली में 1 kg एप्पल अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का मिलता है। ठीक है,
लेकिन हो सकता है कि वहां पे आपको 1 kg एप्पल शायद 100 रुपीज का मिलता हो या इससे भी कम मिलता हो। ठीक है। नहीं अभी समझ लीजिए ना, इतना अभी डिटेल में इतना टफ नहीं बनाना है कि माइक्रो 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 इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे अभी कितने लोगों को समझ आएगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करूँ, पहले समझ लीजिए। टफ लैंग्वेज में आप जब समझ लेंगे ना तो टफ लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा। ओके, देखिए, तो 1 kg एप्पल 200 रुपीज में मिल रहा है, आपको 1 kg एप्पल 100 रुपीज में मिल रहा है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल मार्केट मार्केट पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे छोटा सा मार्केट लग रहा है, यहाँ पे छोटा सा मार्केट लग रहा है, यहाँ पे छोटा सा मार्केट लग रहा है। तो इस मार्केट में कितना सप्लाई है और इससे रिलेटेड कितना डिमांड है, इस मार्केट में कितना सप्लाई है और इससे रिलेटेड कितना डिमांड है, पर्टिकुलर मार्केट में कितना सप्लाई है और पर्टिकुलर मार्केट में कितना डिमांड है। तो जब ये हम लोग छोटे लेवल पे बात कर रहे होते हैं, छोटे लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तो ये सब इंडिविजुअल मार्केट के अंदर आता है। जैसे आप माइक्रो में पढ़ते हैं कि कोई कंपनी रन कर रहा है, ठीक है, कोई कंपनी अपना रन कर रहा है, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल मार्केट का बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं ना। ठीक है। अब कोई अपना कंपनी रन कर रहा है, उसने क्या किया, बहुत सारा प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन वो जब अपना प्रोडक्शन करता है तो ये भी देखता है कि रिटर्न मुझे सेल कितना मिलेगा, मुझे उसका रिटर्न कितना मिलेगा, मैं कितना लॉस में जा रहा हूं, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। तो जब इन सब चीजों का कैलकुलेशन होता है तो ये माइक्रो के अंदर आएगा कि मैक्रो के अंदर आएगा, ये बताइए। जब इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये माइक्रो के अंदर आएगा कि मैक्रो के अंदर आएगा। तो यू विल सी कि माइक्रो के अंदर आएगा ना सर, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने कोई कंपनी डेवलप किया, मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट से थोड़ी ना देखने जाऊंगा कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट में क्या आया है कि इस चीज को अभी रोक देना चाहिए, इस चीज को नहीं रोकना चाहिए, कितने लेवल तक प्रोडक्शन करना चाहिए, मुझे 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो ये गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट में थोड़ी ना बताएगी, गवर्नमेंट थोड़ी ना कैलकुलेट करेगी, ये तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना। मेरा मान लीजिए साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग है, तो मुझे 100 साड़ी मैन्युफैक्चर करना है या 1000 साड़ी मैन्युफैक्चर करना है, ये तो डिपेंड करेगा कि वहां का लोकल मार्केट में कितना डिमांड है। तो जब इस तरीके का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बात आए, जब इंडिविजुअल मार्केट का बात आए, जब इंडिविजुअल फॉर्म का हम बात करते हैं, तो ये सब जो भी पार्ट है किसके अंदर आएगा, तो ये सारा पार्ट माइक्रो के अंदर आएगा। सर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे डिपेंड करता है, हर चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। प्राइस जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, प्राइस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज करिए किसी ने एक फैक्ट्री को डेवलप किया, कहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे उसको सस्ता लैंड मिल रहा था, तो उसने गांव में डेवलप कर लिया, ठीक है। तो अब वो रॉ मटेरियल्स तो उसको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, गांव में ही आसपास उसको रॉ मटेरियल्स मिल गया, लेकिन जब उसको प्रोडक्ट को सेल करना है तो मार्केट में जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो लगेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा वो अपने प्राइस में इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा, कि वो सिर्फ ये देखा है कि हमने कितने में इस चीज को प्रोडक्ट को तैयार किया है और उसके बाद जो भी होगा उसका प्रॉफिट होगा, तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होगा वो कौन बेयर करेगा। तो प्राइस हर चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बात हो रहा है इंडिविजुअल मार्केट का, छोटे छोटे मार्केट्स का बात हो रहा है। तो ये सब जो भी पार्ट होता है ये माइक्रो के अंदर होता है। अब हम देखेंगे कि मैक्रो के अंदर क्या होता है। मैक्रो के अंदर जैसे मैंने बोला नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का क्या मतलब है, पूरे देश का पैसा, पूरे देश का पैसा छोटे लेवल पे कैलकुलेट होगा कि पूरे देश पे कैलकुलेट होगा, तो ऑल अक्रॉस द कंट्री का हम पैसा बोलते हैं ना नेशनल इनकम। जीडीपी जब बोलते हैं तो क्या कभी आपने देखा है कि जो जीडीपी का जो रिपोर्ट आता है वो आपकी एरिया का रिपोर्ट दिया रहता है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो यहाँ का जीडीपी ऐसा है, नहीं, ये तो एग्रीगेट लेवल पे कंट्रीब्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब किसके अंदर होगा, मैक्रो के अंदर होगा। इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीज होता है, तभी तो बहुत सारे सर्विस सेक्टर में जो आप लोग जाएंगे तो आपको डीए दिया जाता है। डीए, ये क्या होता है? डीए क्या होता है? आपको जो सैलरी होगा उस सैलरी में आपको डीए दिया जाएगा, तो ये क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। मतलब महंगाई दर के बेस पे आपको ये कॉम्पनसेट किया जाता है कि कितना लेवल पे महंगाई बढ़ा है तो उस लेवल पे आपका सैलरी भी तो बढ़ा है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का आप सर्विस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का पूरा दायित्व बनता है कि आपका वो ख्याल रखे। तो महंगाई बढ़ेगा तो आपका सर्विस भी बढ़ेगा। तो ये सब जो डीए होता है, तो ये डीए किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? ये सब एग्रीगेट बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, कंट्री एज अ होल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में माइक्रो नहीं पढ़ना है, और जो माइक्रो पढ़ना है बहुत छोटा सा पार्ट है कि ओलिगोपोली एंड ऑल। तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरा मार्केट को समझ लेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन 90% जो सिलेबस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कब हुआ। क्या शुरू से मैक्रो इकोनॉमिक्स था? आप थोड़ा सोच के बताइए कि जब से ये भारत बना तब से ये भारत क्या पूरा कंप्लीट था? नहीं, भारत तो टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। उस समय तो हमें सब सिस्टम के बारे में पता भी नहीं था कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है। बाद में धीरे धीरे ना ये सारा एक साथ इंटीग्रेट होके और फिर ये पूरा एक कंट्री बन गया। ये पूरा एक कंट्री बन गया। पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जहां जहां बटा हुआ था उन सब जगह पे अपना अपना काम चल रहा था इंडिविजुअल लेवल पे। तो पहले जो भी चीज था सब माइक्रो के अंदर आता था, तो इसलिए पहले हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। लेकिन जब, और यहाँ पे क्या था कि कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वगैरह था नहीं, छोटे लेवल पे चीज था, किस चीज का डिमांड है किस चीज का सप्लाई है, बस उस बेस पे काम चला जा रहा है, काम चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये जो भी इकोनॉमिस्ट ने इन सब चीजों का स्टडी किया था उनको हम क्या बोलते थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो आप अब आज की बात कभी भी पढ़ेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो आपको ये पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के पहले जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनको हम क्या बोलते थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्योंकि वो सारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो किस चीज पे फोकस करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करते थे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ है और इनके फाउंडर, इनके फादर किसको कहा जाता है? तो बोला जाता है मैक्रो के फाउंडर कौन है या फादर कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, ये इनके फाउंडर है। ठीक है, तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना उस समय उनका क्या मानना था कि छोटे लेवल पे सोसाइटी रन हो रहा है, इसमें हमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कुछ कुछ थ्योरी दिया था। वो सब थ्योरी क्या है? तो वो थ्योरी बाद में फेल हो गया। तब जाके हमारा जॉन मेनार्ड किन्स ने एक थ्योरी दिया। ओके सर, जियो कंपनी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? यस, जियो कंपनी, जब ये कंपनी लार्ज स्केल पे आया, जब इस कंपनी का कंपटीशन हुआ एयरटेल इन सब के साथ, तो जब हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमारा जियो कंपनी का कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में हो रहा है, इन सब चीजों में हो रहा है, तब हम इसको मैक्रो के अंदर लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होगा तो वो सब आपका माइक्रो के अंदर आएगा। तो कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जियो कंपनी, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट बताया जाएगा कि प्रोडक्शन रिलेटेड पार्ट ऑफ जियो कंपनी, तो वो माइक्रो के अंदर आ जाएगा। एग्रीगेट लेवल पे अगर वो जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मैक्रो के अंदर आएगा। अभी जीडीपी वगैरह क्या होता है, अभी मैं पहले ये चीज समझ लेंगे ना तब आगे समझेंगे कि जीडीपी वगैरह क्या होता है। अभी तो हमें पहले मनी समझना है, क्योंकि जीडीपी जब हम समझेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो वो जो सम टोटल वर्ड जो होता है ना वो क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये समझते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, उनका क्या थ्योरी था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो भी इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स के पहले थे वो सारे हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि जो हमारा मार्केट है
उसमें लेबर का एम्प्लॉयमेंट हमेशा फुल रहेगा और किसी अदर रिसोर्सेज का भी कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे लेवल पे देख रहे थे। वो हमेशा उस सोसाइटी को कहाँ पे देख रहे थे? छोटे लेवल पे देख रहे थे। तो उनका ये मानना था कि जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी वो उतना लेबर हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि वो स्किल्ड अनस्किल्ड इन सब चीजों में जा ही नहीं रहे थे कि कौन सा लेबर स्किल्ड होना चाहिए, कौन सा लेबर अनस्किल्ड होना चाहिए, किसको कितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जैसे आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, केएस के लिए पढ़ रहे हैं, आपको कोई आज बोले कि 10,000 रुपीज का जॉब कर लीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं सर, आई एम ए स्किल्ड वर्कर, आई एम हाईली क्वालिफाइड, मैं इन सब चीजों का नॉलेज रखता हूँ, मैं ये 10,000 रुपया का जॉब नहीं कर सकता हूँ, है ना। बट कोई बेगर होगा या लेबर क्लास होगा, उसको आप 10,000 रुपया का जॉब देंगे तो ही विल बी क्वाइट हैप्पी कि मुझे जॉब मिल गया। ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इन सब चीजों पे फोकस ही नहीं किया कि कौन स्किल्ड है कौन स्किल्ड नहीं है। उनका मतलब ये था कि आज भी आप चाहे मार्केट में 2,000 रुपया का 3,000 रुपया का जॉब लेना तो मिल सकता है, लेकिन उससे क्या होगा? आपके लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन जो लेबर क्लास है उसके लिए वो बहुत कुछ है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नजर में वो सब सेम थे, सब बराबर थे, कोई स्किल्ड अनस्किल्ड कुछ नहीं होता है। मतलब लेबर का एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई लेबर चाहता है कि हमें काम मिले तो मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट दिया जाएगा, उन्होंने बोला कि चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है। उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जा सके। ओके, एक्चुअली मेरा टाइम हो गया है, 8:45 से फिर मेरा क्लास है, तो इस डिस्कशन को हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट में आप लोगों से बात कर लूं। अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई डाउट हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो, कुछ पूछना हो तो फटाफट बता दीजिए।